नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मोहाली पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मंजुला अपने परिवार के साथ मोहाली के गांव मटोर में रहती थी। सेक्टर 69 के एक वकील के यहाँ वो बेबी सिटर की नौकरी करते हुए उनके छोटे बच्चे को संभालती थी। दिन के 9 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती थी और प्राय शाम 4 बजे छुट्टी करके वो पैदल ही घर के लिए निकल पड़ती थी। 9 नवंबर 2017 की सुबह भी वो नौकरी पर जाने के लिए रोजाना की तरह घर से निकली थी, मगर उस शाम वो घर नहीं लौटी। पैदल चलकर भी मंजुला अक्सर 5 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी। उस रोज 6 बज गए और वो नहीं लौटी तो उसके भाई ने वकील के यहाँ फोन करके उसके बारे में पूछा। वकील साहब ने बताया कि मंजुला तो हमेशा की तरह शाम के 4 बजे छुट्टी करके चली गई थी। इस जानकारी से घर में सभी को लड़की की फिक्र हो गई। पहले तो उसकी तलाश में काफी भागदौड़ की गई, फिर उसके भाई ने इस संबंध में पुलिस से गुहार लगाई तो फेज 8 के थाने में मंजुला की गुमशुदगी लिखा दी गई। नाबालिग लड़की का मामला होने की वजह से पुलिस ने भी मंजुला की तलाश के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन उसके संबंध में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लगातार मंजुला की तलाश की जाती रही। उसका मिल पाना तो दूर की बात, उसके बारे में कहीं से कोई छोटी मोटी खबर तक नहीं मिल पाई थी। देखते देखते मंजुला को गायब हुए 5 दिन बीत गए थे। 14 नवंबर को बाल दिवस की वजह से कुछ बच्चे एक समारोह अटेंड करके अपने घर लौट रहे थे। पैदल चलते हुए वे सेक्टर 69 स्थित निजी अस्पताल मायो के पास से होकर आगे निकले तो 2 बच्चों को पेशाब लग गई। वो लोग पेशाब करने के लिए झाड़ियों में गए। वहीं पास में एक छोटा मोटा जंगल था। झाड़ियों से निकलते वक्त उनकी निगाह जंगल की तरफ गई। वहां उन्हें लेडीज कपड़े के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। जिज्ञासावश वे बच्चे थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे का दृश्य देखकर इनके मुख से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनके साथी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। फिर तो जो कुछ इन लड़कों ने वहां देखा उससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इनसे जरा ही फासले पर एक लड़की का सड़ा गला नग्न शव पड़ा था। ऐसा भयानक दृश्य देखकर सभी लड़के भागते हुए सड़क पर आ गए। वहां उन्हें एक नौजवान खड़ा दिखाई दिया। उसे उन्होंने इस बाबत बता दिया। उस नौजवान ने अपने मोबाइल से तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जरा सी देर में पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी वहां आ गई। पीसीआर कर्मियों ने मौका मुआयना करके मामला फ्लैश कर दिया। जिस वक्त ये सूचना फेज 8 के थाने में पहुंची, थाना प्रभारी राजीव कुमार अपने दफ्तर में ही थे। सब इंस्पेक्टर जागीर सिंह व कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वो घटना स्थल पर पहुंचे। नाबालिग मंजुला की गुमशुदगी की सूचना उन्हीं के थाने में दर्ज हुई थी, जिसके साथ गुमशुदा लड़की का फोटो भी लगा था। राजीव कुमार को शव की सूरत मंजुला से मेल खाती लगी। उन्होंने तुरंत थाने से संबंधित फाइल मंगवाकर शव और फोटो में लड़की के हुलिये से मिलान करने का प्रयास किया। रिजल्ट पॉजिटिव आते देखकर उन्होंने मंजुला के भाई को बुलवा लिया। आते ही वो शव को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसकी शिनाख्त अपनी बहन मंजुला के रूप में कर दी। पहली ही नजर में साफ था कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद चाकुओं से गोद गोद करके उसे मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने अपने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने मंजुला के भाई की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 363, 366, 302, 376 डी एवं 120 बी के अलावा पोक्सो एक्ट की धारा 4-5 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस दौरान मौके की कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए पुलिस ने मंजुला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहाली के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। अस्पताल में डॉक्टरों के विशेष पैनल ने मंजुला के शव का पोस्टमार्टम करके अपनी रिपोर्ट में उसके जिस्म पर तेजधार हथियार से 13 घावों का उल्लेख करने के अलावा इस बात की भी पुष्टि की कि उसके साथ एक से ज्यादा पुरुषों ने दुष्कर्म किया था। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक खून का बह जाना बताया। मंजुला का बिस्तरा भी रासायनिक परीक्षण के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मंजुला का शव उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये एक ब्रांड मर्डर केस था जो थाना पुलिस हल कर पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। मोहाली के एसएसपी कुलदीप चहल ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए इसकी जांच का जिम्मा जिला पुलिस की सीआई ब्रांच को सौंप दिया।
सीआई इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने केस की फाइल हाथ में आते ही न केवल इसका गहराई से अध्ययन किया बल्कि घटना स्थल पर जाकर बारीकी से जांच भी की। हालांकि घटना को हुए काफी दिन गुजर चुके थे, ऐसे में उन्हें घटना स्थल से कत्ल संबंधी कोई क्लू मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्लू उन्हें चाहिए भी नहीं था। उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी में न जाने कितने ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व किए थे। उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से अध्ययन करके एक एक कड़ी को जोड़कर अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किया था। उन्होंने घटना स्थल की फिर से फोटोग्राफी भी कराई, फिर फाइल का ठीक से अध्ययन किया। नक्शा व फोटो सामने रखकर इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने उनका घटना स्थल से मिलान करते हुए अपनी एक अलग तरह की जांच शुरू की। उन्होंने शव बरामद होने के समय खींचे गए फोटो को भी बड़े ध्यान से देखा। एक फोटो में जमीन की मिट्टी पर एक ऐसे हाथ की छाप उभर रही थी जो किसी युवती का लग रहा था। ये हाथ मृतका का भी हो सकता था, मगर इस मुद्दे को यहीं पर खत्म ना करके तरलोचन सिंह ने चित्र के आधार पर उस जगह की तलाश की जहां का ये फोटो था। अनुमान और प्रयासों के आधार पर वो जगह मिल गई, लेकिन हाथ का छाप अभी वहां नहीं था। अब तक उसमें शायद धूल वगैरह भर गई थी। तरलोचन सिंह ने इस जगह को आसपास से खुदवाया तो वहां से हरे रंग की कांच की चूड़ियों का एक टुकड़ा उनके हाथ लग गया। उन्होंने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। टुकड़े को लेकर वो एसएसपी चहल के पास पहुंचे, फिर सीधे सपाट लहजे में बोले, सर, इस ब्लाइंड मर्डर केस में कोई ना कोई लड़की जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन तरलोचन सिंह, आप ये बात क्यों भूल रहे हो कि मर्डर के साथ ये एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी है। लेकिन वो सब बदला लेने के नियत से भी तो करवाया जा सकता है सर। मतलब ये है कि किसी लड़की ने इस लड़की से बदला लेने के लिए पहले इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया हो और फिर इसका मर्डर करवा दिया हो। सामूहिक दुष्कर्म जरूर करवाया गया सर, लेकिन मर्डर इस लड़की ने खुद अपने हाथों से किया है। हाँ, ऐसा करते वक्त दूसरों की मदद जरूर ली गई होगी, ये सोचा जा सकता है। तरलोचन सिंह, मेरी समझ में फिलहाल आपकी बात नहीं आ रही है। आखिर ऐसा कौन सा क्लू आपके हाथ लग गया जो आप इतने उत्साहित है? एसएसपी की बात पर हरे रंग की चूड़ी का टुकड़ा निकालकर दिखाते हुए तरलोचन सिंह ने पहले घटना स्थल पर किए गए अपने प्रयास की बात बताई, फिर बताया कि रिकॉर्ड में दर्शाया गया है कि मृतका ने लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। इस मामले में अभी तक पुलिस अपनी जो कार्रवाई करती आई थी वो यही थी कि पिछले कुछ अरसे में पकड़े गए दुष्कर्म आरोपियों को बुड़ेल जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उनसे इस केस के बारे में गहन पूछताछ करती रही थी। मुखबिरों को लगाकर उनके कहने पर कुछ संदिग्ध लोगों पर भी शिकंजा कसा गया था, मगर पुलिस की पूछताछ में उन्हें बेकसूर पाकर हरी झंडी दे दी गई थी। आगे छानबीन का सारा कार्यक्रम ही बदल दिया गया। अपने इन प्रयासों के अलावा सीआईए इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने इस काम पर अपने खास मुखबिरों को लगाया था। 10 जनवरी 2018 को इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह के एक खास मुखबिर ने आकर उन्हें इस केस के बारे में अहम सूचना दी थी। इस सूचना के अनुसार मृतका के मोटोर स्थित निवास के पास एक औरत शीला अपनी जवान लड़की पूजा के साथ रहती थी। उन्हीं दोनों ने पहले अपने साथियों से मंजुला का सामूहिक दुष्कर्म करवाया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके पीछे कोई वजह भी तो रही होगी। इतने बड़े कांड को अंजाम देने का कोई कारण तो होगा। तरलोचन सिंह ने मुखबिर से पूछा। इस सब की जानकारी मुझे नहीं हो पाई है, लेकिन इस केस के असली कसूरवार यही लोग हैं। इन्होंने एक जगह बैठकर आपस में मीटिंग की है। मैंने छिपकर इन सब की बातें सुनी थी। आज ये लोग यहाँ से निकल भागने वाले हैं। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ इन्होंने शरण ले की है। आप अभी उन्हें काबू कर ले, वरना पछतावे वाली बात हो जाएगी, मुखबिर ने कहा। ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने उसी वक्त अपनी पुलिस पार्टी तैयार करके मुखबिर को साथ लिया और उसकी बताई जगह पर छापा मारा। वहां एक औरत व एक अन्य युवती के अलावा एक अन्य शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मालूम पड़ा इनके साथ एक और भी आदमी था जो किसी तरह फरार होने में सफल हो गया था। काबू में आए तीनों लोगों को सीआई के पूछताछ केंद्र में अभी लाया ही गया था कि तीनों ने मंजुला को कत्ल किए जाने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस आधार पर उन्हें अदालत में पेश करके कस्टडी रिमांड में ले लिया गया। रिमांड की अवधि में हुई गहन पूछताछ के दौरान इन तीनों ने जो कुछ पुलिस को बताया उससे अपराध की एक अलग ही कहानी सामने आई। पकड़ी गई औरतों का नाम शीला और पूजा था। इनके साथ पकड़े गए शख्स का नाम मक्खन था। जो शख्स भागने में सफल हो गया था उसका नाम था राहुल। शीला उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की रहने वाली थी। इसके पिता रामनिवास का काम अच्छा नहीं चल रहा था।
मगर वो अपना मूल प्रदेश छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में जाना नहीं चाहता था। घर की गुजर बसर के लिए शीला और उसकी बेटी पूजा छोटी मोटी नौकरी करती थी। शीला जवान हो रही थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उत्तर प्रदेश के कामगार ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में उनके लिए हमेशा रोजगार के अवसर रहते हैं। इसी वजह से शीला कुछ सालों पहले पति से अनुमति लेकर बेटी पूजा के साथ मोहाली आ गई। मोहाली की एक फैक्ट्री में दोनों को काम मिल गया। रहने के लिए मोहाली के गांव मटोर में किराए का मकान भी उन्होंने ले लिया था। यहीं पर पड़ोस में मंजुला अपने परिवार के साथ रहती थी। शीला ने पुलिस को बताया कि एक बार उसका पति उन लोगों से मिलने मटोर आया। एक दिन मंजुला ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था। जैसे तैसे बात तो संभल गई, लेकिन मंजुला ने धमकी देते हुए कहा कि वो रामनिवास को छोड़ेगी नहीं, उसे उसकी करतूत की सजा देकर रहेगी। कुछ दिनों बाद रामनिवास वापस उत्तर प्रदेश चला गया, जहां सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसे टक्कर मारने वाला चालक अपना वाहन भगाकर ले गया था। बाद में उसे पकड़ा नहीं जा सका। पूजा और शीला के दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसकी मौत के पीछे मंजुला का हाथ था। उसी ने योजना बनाकर रामनिवास को मरवाया था। इसलिए माँ बेटी ने तय कर लिया कि वे मंजुला को भी दर्दनाक मौत देकर रहेंगी। योजना बनी तो इन लोगों ने पैसों का लालच देकर मटोर में रहने वाले अपने परिचित मक्खन व रहून को भी तैयार कर लिया। ये दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। दोनों ने माँ बेटी से एक ही बात कही कि उन्हें इस काम के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस वे मंजुला को मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। योजना बन गई। इसके लिए एक चाकू भी खरीद लिया गया। मंजुला का पीछा करके उसके आने जाने के रास्तों के बारे में पता लगाकर उसे 9 नवंबर 2017 की शाम को उस वक्त झाड़ियों में खींच लिया गया, जब वो वकील के यहाँ से छुट्टी करके पैदल वहाँ से गुजर रही थी। जंगल में ले जाकर मक्खन और रहून ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। फिर मक्खन और रहून के अलावा पूजा ने मंजुला के हाथ पैर पकड़े। तभी शीला ने चाकुओं से लगातार वार करके मंजुला की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान ही शीला की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया था। कस्टडी रिमांड की समाप्ति पर तीनों अभियुक्तों को फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।